यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से, पूछा चिड़िया से, कैसे बना आशियाना। चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना होता है। यानी कहने का मतलब घोंसला जो है जो ऐसे नहीं बनता है, एक एक तिनका से बनता है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज सीटेट के कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करवाएंगे जो एनसीएफ 2005 से रिलेटेड होगा। सबसे पहले देखेंगे एनसीएफ 2005 होता क्या है। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो एक तरह का क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एक तरह का उसको पाठचर्या बोला जाता है कि पाठचर्या, जिसमें स्कूल की टोटल एक्टिविटी को शामिल किया गया है। एनसीएफ 2005 से पहले भी और पाठचर्या बनी है। सबसे पहले 1975 में बनी थी, उसके बाद सेकंड 1988 में बनी थी, और थर्ड 2000 में बना है, और ये फोर्थ एनसीएफ है जो 2005 में है। देखो एनसीएफ 2005 है जो एक निबंध से लिया गया है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, सभ्यता और प्रगति से है, जिसमें गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जो सृजनात्मक है और उदार आनंद, सृजनात्मक और उदार आनंद है, ये बचपन की कुंजी है, जो हमें इस चीज को सोचना नहीं चाहिए। इस चीज को हम लोग को सृजनात्मक पर बल देता है। सेकंड जो एनसीएफ 2005 है वो रचनावाद से लिया गया है। इन्हीं जो एनसीएफ 2005 बिना बोझ की शिक्षा देने की वादा करता है। इसी तरह एनसीएफ में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे जो इसमें 5 उद्देश्य को दिया गया है। सबसे पहला है जो स्कूली ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना। स्कूली ज्ञान को किस ज्ञान से जोड़ना? स्कूली ज्ञान को किससे? बाहरी जीवन से जोड़ना। सेकंड है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त हो, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना, यानी बच्चे की रटने के जगह पर किस चीज समझ का चस्का लगाना चाहिए। तीसरा के पाठचर्या का इस तरह संवर्धन कि वह बच्चे की चौमुखी विकास के अवसर मुहैया कराए, माने बच्चे की चौमुखी विकास का अवसर मुहैया कराए, बजाय इसके कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए, माने बुक से हटकर भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है पाठचर्या के अपेक्षाकृत लचीलापन बनाना, पाठचर्या के अपेक्षाकृत लचीलापन बनाना, और कक्षा को क्रियाकलाप से जोड़ना, गतिविधियों से जोड़ना। और इसका सबसे लास्ट पॉइंट है एक ऐसा अभिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, यानी राष्ट्र के प्रति चिंताएं बालक में समाहित हो। तो ये 5 पॉइंट के अंतर्गत चलता है। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 21 फोकट कमेटी की गठन हुई थी। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? प्रोफेसर यशपाल किए थे। चलिए देखिए एनसीएफ 2005 से रिलेटेड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है, माने कहाँ से प्राप्त किया? व्यवहारवाद से, रचनावाद से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, मानवतावाद सिद्धांत से। तो एनसीएफ 2005 किससे की है? एक ही है, किससे? रचनावाद से। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर, रचनावाद। चलते हैं आके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है? सक्रिय सामाजिक है, निष्क्रिय गलत हो गया, निष्क्रिय समाज, निष्क्रिय नेगेटिव हो गया, सक्रिय और सरल कर रहा है। उससे बेटर कौन हो सकता है? सक्रिय और सामाजिक है, क्योंकि हम लोग जो सीखते हैं एक दूसरे से रेसिप्रोकल के मेथड से, देखिए हम दूसरे से और दूसरे से हम सीखते हैं। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है? सक्रिय है और सामाजिक है। सक्रिय माने खुद एक्टिव रह के, सामाजिक माने लोगों से सीखना। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, दूसरा का ए।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक की भूमिका क्या होता है? तो शिक्षक की भूमिका एक फैसिलिटेट की तरह, फैसिलिटेटिव की तरह होते हैं, सुविधादाता होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। ऑप्शन ए करा अनुमति परक नेगेटिव हो गया, परमिस्टिक सुविधादाता, और थर्ड कर रहा है सत्तावादी, और फोर कर रहा है अधिनायकवादी। तो कौन सुविधादाता होता है? शिक्षक क्या होते हैं? सुविधादाता होते हैं, इसलिए आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? फर्स्ट कर रहा है अपने ज्ञान से शिक्षार्थी को परिपूर्ण करना, उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। तो परीक्षा के लिए तैयार करना उद्देश्य नहीं होता, उनको नॉलेज देना उद्देश्य होता है। गलत हो गया। बी कर समय सारणी का कठोर पालन और पाठ्यक्रम से बंधे रहना, ये भी नेगेटिव। कठोर पालन करना और बंधे रहना नेगेटिव हो गया। सी कर सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थी को सही उत्तर के लिए तैयार करना। सही उत्तर के लिए तैयार करना, ये भी रख रहा है नेगेटिव। सही उत्तर नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन डी, सीखने की विश्वसनीयता स्थिति को जुटाना और विद्यार्थी को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा करना। सबसे बेटर कौन हो जाएगा? डी नंबर ये हो जाएगा कि कक्षा में शिक्षा की भूमिका क्या है? सीखने की विश्वसनीयता स्थिति को जुटाना, माने बच्चे को ये विश्वास देना चाहिए कि आप कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन विधि सुविधा देना, माने अपने से सोचने के लिए। बेटर आंसर सबसे कौन हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। 4 का डी आंसर कहाँ चलेंगे? 4 का डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर, निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्य पुस्तक यानी किताब की भूमिका क्या होता है? फर्स्ट करें, वे एक राज्य और राष्ट्र अधिगम के एक रूपता बनाए रखता है। नेक्स्ट देखिए, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करता है। पाठ्यक्रम के रूप में मार्ग प्रदर्शन तो करता भी है कि क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। सीखा वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनते हैं। तो सबसे आवश्यक नहीं है, डी कह रहा है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन के संदर्भ सामग्री में से एक। हाँ, कहने का मतलब में कि कक्षा में जितनी भी संसाधन उपलब्ध है उसमें से एक ही संसाधन है बुक। इसलिए सबसे आंसर इसका कौन हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा कि बहुत सारे उपलब्ध संसाधन है, उसमें से भी ये संसाधन एक कौन सा है? बुक है। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बच्चे के बारे में फर्स्ट करें, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता नेगेटिव हो गया, ये नहीं होगा। बी करा बच्चे समस्या सावधान करता है। हाँ, बच्चे समस्या सावधान करता है। बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक भी बोले हैं, कौन? जीन पियाजे बोले हैं। सी कह रहा है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, कौन? जीन पियाजे बोले हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी सी डी। अब देखिए बी सी डी कहाँ है? 4 नंबर में है, तो 6 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, बी सी डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चे की भोली अवधारणा को जानना। कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चे की भोली अवधारणा माने कंसेप्ट, किसी चीज के बारे में कोई बच्चा कोई चीज जान रहा है, वो भोली अवधारणा माने छोटा चीज जान रहा है, किसी चीज के बारे में लिटिल नॉलेज है। जानना क्या होता है? शिक्षक के हौसले को प्रस्त कर देता है, मतलब शिक्षक के हौसले को ही प्रस्त करता है। गलत नहीं हो गया ये। बी करा शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं है। कैसे? ये तो और नेगेटिव हो गया कि शिक्षक के किसी उद्देश्य की, बच्चे कुछ जान रहा है तो उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं है, नेगेटिव। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक करता है। ये तो सही लग रहा है कि योजना बनाने में सहायक करता है कि बच्चा कितना सीख के आया और कितना हमको सिखाना। लेकिन ऑप्शन डी भी देख लेते हैं हम लोग। शिक्षक की योजना और शिक्षण
में रुकावट बनता है, ये नेगेटिव हो जाएगा, हाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिगम सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक बनाता है। कहने का मतलब शिक्षक को ये सहायता हो तो बच्चा कितना सीख के आए और कितना हमको सिखाना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी नंबर 7 का सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पाद होता है। निम्नलिखित में कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? एक 3 साल का कोई बच्चा है, वो बताता है कि मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। हाँ, तो फर्स्ट हो गया बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ये तो हो सकता है कि वो हमेशा दूध बूथ से ही दूध लाने जाता है, तो उसको पता नहीं, सोचता है कि यही दूध बनता है। लिख रहा है बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा, बच्चे को गाय को कभी नहीं देखा। तो और चीज को तो दूध, भैंस का भी तो दूध होता है, ऐसा कुछ नहीं। सी कह रहा है बच्चे के परिवार बच्चे के प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं। बच्चे जब ये बोल रहा है कि दूध मशीन के द्वारा होता है, तो ये उनकी अनुभव है कि प्रतिदिन वहां जाते हैं दूध लाने, तो अनुभव। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सिद्धांत के रूप में रचनावाद, कंस्ट्रक्टिज्म। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या होता है? कोई चीज क्रिएट करना अपनी नॉलेज के द्वारा, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर, याद करने नेगेटिव हो गया। शिक्षक की प्रभावी भूमिका पर बल देता है, शिक्षक की अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। नहीं, दुनिया के बारे में अपनी दृष्टि को निर्माण करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। दुनिया के बारे में अपनी दृष्टि को निर्मित करने में ये बल देता है। तो 9 का आंसर कौन हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 9 का, कि दुनिया के बारे में अपनी दृष्टि को निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो 9 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्या से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक और छात्र एक दूसरे के अनुभव को परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। तो कैसे? पारस्परिक कक्षा माने एक दूसरे से सीखते हैं। पारंपरिक ये नहीं है, रचनात्मक ये हो सकता है। अध्यापक केंद्रित तो कैसे? दोनों एक दूसरे से। सामाजिक तो रचनात्मक, हाँ सामाजिक में क्या होते हैं? एक दूसरे से। तो 10 का आंसर कौन हो जाएगा? रचनात्मक से बेटर कौन सा है? डी, सामाजिक रचनात्मक। तो आंसर 10 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यह क्या कह रहा है? आजकल बच्चे की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणा कहने की एक प्रवृत्ति है। इसे कहा जा सकता है गलत धारणा को वैकल्पिक धारणा। बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, गलत पहचानना कि बच्चे की सोच सकते हैं कि उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न है। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं कि उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न है। भी तो लग रहा है 11 नंबर का, लेकिन आगे देखते हैं। बच्चे की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्द का उपयोग करना। नहीं, वैकल्पिक धारणा क्या कर सकता है कि यदि बच्चे गलत धारणा को क्या सकता है कि बड़े की सोच और इनसे भिन्न होती है तो इनकी गलत धारणा हो सकती है। भी ही लग रहा है। लिख रहा बच्चों को उनकी सोच प्रौढ़ों के समान मानना। नहीं, डी नंबर भी नहीं होगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है, अलग होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बच्चे कक्षा के रूप
रुचि विकसित करते हैं, बच्चे कक्षा में रुचि विकसित करते हैं जब शिक्षक केवल अच्छे विद्यार्थी के पक्ष लेता है तो पक्षपाती होगा, कहाँ रुचि विकसित करेंगे। बी, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित तथा प्रशंसा करता है। हाँ, ये लग रहा है। बी कह सी करा वे बड़ी कक्षाओं में अपने मित्रों के साथ बैठाते नहीं, ये नेगेटिव है, उन्हें गी करान नहीं देते, नहीं। बी हो जाएगा, बच्चे रुचि विकसित कर रहे हैं, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और प्रशंसा करेंगे। तो इसका आंसर सटीक 12 का कौन हो जाएगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसक व्यवहार सीख लेते हैं। फिल्म में व्यवहार दिखाए गए हिंसक व्यवहार, हिंसक माने मारपीट हो गया, ये सब सीख लेते हैं। वह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक किए गए कार्य पर आधारित है। हाँ देखिए, हिंसक व्यवहार तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। उसमें मॉडलिंग थ्योरी की बात कही गई है कि बच्चे जो हम लोग कहाँ से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में समाज से सीखने के लिए 4 पॉइंट की बात की गई है। सबसे पहले अटेंशन, सेकंड रिटेंशन, और थर्ड होता है रिप्रोडक्शन, और फोर्थ रेनफोर्समेंट की बात कही है। तो ये मॉडलिंग थ्योरी से रिलेटेड है। तो कौन है, अल्बर्ट बंडूरा, यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा, 13 नंबर का डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अल्बर्ट बंडूरा जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के दिए थे, मॉडलिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करता है। मॉडल्स जो फैशन शो मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है, यानी सीख रहा है ना, तो इससे सामाजिकरण एक तरह से बच्चे में समानीकरण, प्राथमिक अनुकरण, गौणकरण, सामाजिक अधिगम। हाँ, सामाजिक अधिगम कि बच्चे देख के अनुकरण करके और फिर अपने से करना, डी हो जाएगा आंसर 14 का डी नंबर। चलिए इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। पहले से सीखे गए कार्यों को सुधार लाने के लिए बच्चों को प्रदर्शन देकर उन्हें सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। अवलोकन करना नहीं, संशोधन नहीं, संशोधन करना। पहले से सीखे हुए कार्य को सुधार लाने के लिए बच्चों को प्रदर्शन यानी डेमोस्ट्रेट करके दिखा रहा है। मॉडलिंग यानी प्रतिरूपण, अनुकरण, तो मॉडलिंग हो जाएगा इसमें। प्रदर्शन करके मैंने किसी चीज को देख कर सीखना, जैसे समाज से हम लोग देख से सीख करते हैं, तो एक तरह से मॉडलिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से। अच्छा, यहाँ प्रतिरूपण इंग्लिश में देखिए मॉडलिंग लिखा है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, प्रतिरूपण। प्रतिरूपण सी आंसर इसका हो जाएगा, प्रतिरूपण। चलिए इसी के साथ आज क्वेश्चन एनसीएफ 2005 का क्वेश्चन खत्म होता है। और हमेशा की तरह फिर कहना चाहूँगा कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपने परिवार के प्यार के साथ और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि आसपास के लोग करना चाहें आपके जैसा। ओके, थैंक यू, थैंक्स वॉच फॉर watching my video. Okay, bye bye.